चलिए आज यहाँ से अपना हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है मौर्य का वो बढ़ाते हैं आगे। भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं। अंग्रेज यहाँ आए थे और आने के बाद सबसे पहले उन्होंने हम लोगों को ना पढ़ने की कोशिश की कि राजनीतिक रूप से तो हम लोग इनको गुलाम बना लिए हैं, अब इनको जो है मानसिक रूप से गुलाम कैसे बनाया जाए। किसी को भी मानसिक रूप से अगर गुलाम बनाना हो तो आप ना उसको रीड कीजिए, कोशिश कीजिए कि उसका धर्म चेंज किया जा सके। अगर आप किसी का धर्म चेंज कर देते हैं, अगर अंग्रेज कोशिश करते कि वो सभी को क्रिश्चियन बना दे इंडिया में, तो ज़्यादातर लोग जो है वो ब्रिटिश शासन को फिर अपना ऐसा मानने लगते हैं, उनको आत्मीयता हो जाती है। तो आप जिस धर्म में या मजहब में जाते हैं, आप बचपन से चूंकि उसी को देखते रहते हैं, तो एक अपने आप पूर्वाग्रह उसके प्रति ये नेचुरल होता है कि आपको उसके लिए एक लगाव हो ही जाता है। और अंग्रेजों को ये भली भांति पता था कि अगर हम इन हिंदुओं को, मुसलमानों को अगर ईसाई बना देते हैं तो ये हमारे ही सबसे बड़े सपोर्टर बेस तैयार हो जाएंगे। और यही कारण था कि उन्होंने पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वो क्या किए कि आने के बाद जब उन्होंने अपनी पोजीशन को मजबूत कर लिया था 1757 के प्लासी में और 1764 के बक्सर में, उसके बाद देखो उसके बक्सर युद्ध के 20 साल के बाद उन्होंने क्या किया कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। और इसकी संस्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने एस्टैब्लिश किया था इसको। आत्मीय सभा, चूंकि केवल वही नहीं, केवल अंग्रेज ही नहीं, जो पढ़े लिखे भारतीय थे, जैसे राम मोहन राय जमींदार के बेटे थे और इनको घर पर ही टीचर आकर पढ़ा जाया करते थे और ये पढ़ने में बहुत तेज थे। इसीलिए तमाम चीज़ों को सीखने के लिए बाद में पटना भी आए। पटना में आकर के जो है ये फारसी सीखे, ये बनारस भी गए, मैंने तमाम जगहों पर बाद में ये गए। इनको राजा की उपाधि दे दी थी अकबर सेकंड ने, ताकि पढ़ा लिखा आदमी या इंग्लैंड जाए और मुगल शासक के पेंशन को क्या करे, बढ़वा दे और तमाम अन्य सुविधाएं दिलवा दे। राजा राम मोहन राय राजा की उपाधि लेकर चले गए इंग्लैंड और वहां ब्रिस्टल नामक शहर में इनके 1833 में ही मृत्यु हो गई। वहीं ये एक पहले हिंदू थे जिनको दफनाया गया, ठीक है, वरना क्या होता था, दाह संस्कार होता था। लेकिन इंग्लैंड में जलाने की कोई परंपरा थी ही नहीं, इसलिए मजबूरी में इनको क्या करना पड़ गया, दफनाना पड़ गया था। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने इसलिए की 1815 में, देखना इस घटना के 31 साल के बाद, क्योंकि ये हिंदुओं के लिए, जो हमारे देश के लोग थे, उनके लिए चाह रहे थे कि अब एक ऐसी सभा का आयोजन किया जा सके जहां पर हम अपने धार्मिक और सामाजिक उत्थान की बातें कर सकें कि आखिर हम गुलाम ही क्यों हुए, चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। राममोहन राय को इसीलिए भारतीय आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, रिनेसा का। वेदांत कॉलेज 1825 में कौन खोल रहा है? राजा राम मोहन रॉय। युवा बंगाल आंदोलन, एक पुर्तगाली व्यक्ति के बेटे थे जिनकी मां ब्रिटिश थी, हेनरी विवियन द्रेजियो, पिता का नाम लुई था, ठीक है, पुर्तगाली थे इनके पिता। और ये पुर्तगाली और ब्रिटिश मूल मतलब मिक्स रेस के ये थे। इनके पिता पुर्तगाली थे और इनकी मां जो थी वो अंग्रेज थी। तो 17 साल की उम्र में ही ये टीचर बन गए इतिहास के, और बेहद कम उम्र में ही इन्होंने बच्चों को जागरूक करना शुरू कर दिया अपने स्कूल में जहां पढ़ा रहे थे। 17 साल का एक लड़का वो जागरूक करने लगा लोगों को, ठीक है। और बहुत तेजी से ये 22 साल की उम्र तक अपने कॉलेज में ये फेमस हो गए जहां ये पढ़ाते थे। इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं कि अंग्रेजों ने इनको दबाव डाल के हिंदू कॉलेज से निकलवा दिया जहां पर ये पढ़ाते थे, और 22 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इतने कम समय में ही इन्होंने युवा बंगालियों को आंदोलित कर दिया और उन्हें कौन सा मूवमेंट चला दिया? यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक वैसे ही जैसे इटली में यंग इटली मूवमेंट मैजनी ने चलाया था, वैसे ही हेनरी विवियन ने चला दिया। जबकि ये विदेशी मुल्क के थे, इनकी मां खुद अंग्रेज थी, उसके बावजूद इन्होंने भारतीयों के लिए स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि जरूरी नहीं था कि हर लोग वहां वैसे ही हों। हम लोग के मन में होता था ना कि अंग्रेज बदमाशी होंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हर पाकिस्तानी भारत के लिए क्या बदमाशी होगा? नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग क्या अच्छे ही हैं? नहीं हैं। तो ये चीज हमको सीखने समझने की जरूरत है।
तो हेनरी विवियन ड्रेजुओ जो थे यंग बेगार मूवमेंट के प्रवर्तक थे। फिर राजा राम मोहन राय का आता है ब्रह्म समाज। हिंदू धर्म में तमाम विसंगतियों के लिए क्या लेकर के आए? ब्रह्म समाज। तो तीन तो हम यही देख लेते हैं, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज। 1815 आत्मीय सभा का कहीं कहीं 1814 लिखा रहता है, 1814 लिखा रहता है, याद रखिएगा इस चीज को, जो भी है। 1825 1828 हिंदू धर्म सभा। 1830 राधा कांतदेव बड़े जमींदार थे। राधा कांतदेव क्या थे? बड़े जमींदार थे और इन्होंने भी क्या स्थापना किया? हिंदू धर्म सभा। आगे चल करके भारत में, आधुनिक भारत में पहला जो संगठन बनता है 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी, ये जमींदारों की का संगठन था, जमींदारों का, जिसमें न केवल द्वारकानाथ टैगोर बल्कि राधा कांतदेव भी उसमें शामिल थे, दोनों लोग थे। ये जो हिंदू धर्म सभा का लिखा है ना राधा कांतदेव, असल में ये किसमें थे? लैंड होल्डर सोसाइटी में किसके साथ थे? द्वारकानाथ टैगोर के साथ थे। ये लैंड होल्डर्स, ये जमींदारों की सोसाइटी थी। किसकी सोसाइटी थी? जमींदारों की। ठीक है। और समझिए इस क्लास में ऑनलाइन में 25 एडमिशन है और हमको लग रहा था कि 3-4 होंगे। मतलब वो बाद में हम जब लिस्ट कल चेक कर रहे थे, मगर ये देखते देखते कब इतने लोग आ गए इसमें। मतलब हाँ, तत्वबोधनी सभा, लेकिन ऑफलाइन का कोई विकल्प ऐसे नहीं है। मजबूरी में उन लोगों के लिए है जो नौकरी में है, कहीं नहीं आ सकते हैं, इसके लिए सबसे बढ़िया ऑफलाइन होता है। तत्वबोधनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, ये भी आता है एग्जाम में। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी पूछ देता है। परमहंस मंडली 1849 में गोपाल हरि देशमुख। इन्हीं को लोकहितवादी भी कहा जाता था। इन्हीं को क्या कहा जाता था? लोकहितवादी। एग्जाम में पूछता है कि लोकहितवादी किसको बोलते थे? लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी एग्जाम में पूछता है। रहनुमाई मजदया शान सभा, रहनुमाई मजदयान सा लगता था क्या यहाँ पर? मजदयान या मजदसान, जो भी हो। रहनुमाई मजदयान सभा दादा भाई नौरोजी 1851। भारत के लिए बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले, और ज्योतिबा फूले पुरुष थे। आप इन, हाँ, महिला मत समझ लीजिएगा, ठीक है। सावित्रीबाई फूले के पतिदेव ज्योतिबा फूले। अभी कैसे लगा आपको? आपको क्या लगा था कि महिला होंगी बालिका विद्यालय देख करके और नाम देख करके? नहीं, पुरुष थे। ठीक है। जैसे आप कैसे हैं? पुरुष नहीं हैं, आप महापुरुष हैं क्लास के। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 राजेंद्र लाल और राधा कांतदेव। देखो फिर आ गया इनका नाम। राधा कांतदेव दिखाया था ना इसके पहले वाले पेज में कि लैंड होल्डर सोसाइटी में भी थे, हिंदू धर्म सभा में भी थे और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में थे। राधा स्वामी सत्संग आगरा में सुदयाल साहेब 1861, ये भी एग्जाम में आता है। राधा स्वामी सत्संग कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ सत्संग था। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 अब्दुल लतीफ नहीं, वो तो सर सैयद अहमद खां हो गए। ये मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863, ये बंगाल बिहार में थे, कलकत्ता में थे ये। ठीक है, इनको अलीगढ़ वाले से कोई मतलब नहीं था। ये लिटरेरी जहां जाएगा, हम हमेशा देखो याद कैसे करवाते हैं। लतीफ देख रहे हैं ना, लिटरेरी देख रहे हैं और लतीफ देख रहे हैं, दोनों थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा है, मिल रहा है ना? तुरंत याद रखिएगा, जहां मोहम्मदन में लिटरेरी आया लतीफ आ जाएगा। ठीक है, बड़े जमींदार थे और इन्हीं के जो पोते थे, ठीक है, इनके जो बेटे थे वो थे सैयद हुसैन। बेटे का नाम, पोते का नाम हम मिस कर रहे हैं। उनका बड़ा तगड़ा एक अफेयर चला था, ठीक, राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो गया था, अंतर्राष्ट्रीय मसला हो गया था। किसी तरह समझा बुझा करके मैटर को सुलझाया गया था। ठीक है, तो उसकी कहानी अब क्या यहाँ। साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां, ठीक है, वही सैयद अहमद खां एमयू वाले। हाँ, वेद समाज, देखो उधर देव समाज हम लोग पढ़े कि नहीं? अभी पढ़े, देव समाज नहीं आया है। अच्छा, वो था, उनका था, राधा स्वामी सत्संग था।
अभी खाली वेद समाज आया है। वेद समाज केशव चंद्र सेन और श्री धरलू नायडू मद्रास में, ठीक है। वेद समाज जो है धरलू नायडू हैं, किसकी प्रेरणा से? आचार्य केशव चंद्र सेन के मद्रास में। रियल में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? धरलू नायडू ने। किसकी प्रेरणा से? आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, ठीक है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में बनाए थे, लंदन में। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन कहां बनाए थे? इंग्लैंड में। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। एमजी रनाडे जज थे, ठीक है। जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु। राणाडे, जस्टिस महादेव गोविंद राणाडे, ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। प्रार्थना समाज, प्रार्थना 1867 केशव चंद्र के सहयोग से, देखो महादेव गोविंद राणाडे, आत्माराम पांडुकर, ठीक है, और आत्माराम पांडुरंग है, इनको पांडुरंग कर लीजिए, हाँ, आत्माराम पांडुरंग, ठीक कर लीजिए इनको। आत्माराम पांडुरंग देवनाथ ठाकुर। प्रार्थना समाज में लगाइएगा हमेशा पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। हम लोग प्रार्थना समाज पी से प्रार्थना, पी से पांडुरंग, यहां बाकी सब में साइड में रखिएगा, ठीक। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, यही सबसे फेमस है, बाकी सब नाम ऐसे ही है, साथ में है। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस लंदन में, इंडियन सोसाइटी। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873, ये बहुत बार पूछे हुए हैं। सत्यशोधक समाज रखेगा। 21वां इंडियन सोसाइटी न भी पढ़िए चलेगा। सनातन धर्म रक्षणी सभा 1873 कलकत्ता, बिल्कुल मत पढ़ना, ये सब फालतू है। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, 1875। यही जो है 45 साल के बाद 1820 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, माओ कॉलेज, माओ, अच्छा 1920, हाँ वो 18 लिखा गया, अभी सब 1818 आ रहा था इसीलिए आ गया है। हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम, ये शुरू में स्थापित हुआ था 1875, माओ कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, इसको स्थापित किया सर सैयद अहमद खान। यही आगे चल के क्या बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। पाकिस्तान की स्थापना में इस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा, लगातार कोशिश हुई यहीं से, ठीक है। और आज भी यहां मोहम्मद अली जिन्ना की जो है तस्वीर वो क्या है, लगी हुई है, ठीक, जिसके लिए हंगामा खूब होता है। क्या? हाँ, तो कई बार होता है, नाटक होता है, नौटंकी होती है, लेकिन धीरे धीरे चीजें क्या हो रही हैं, अब सुधर रही हैं। नहीं सुधरेंगी तो सुधर जाएंगे, उससे क्या होगा? भारत सरकार पैसा देती है तो उससे खर्चा चलता है, भारत सरकार जो चाहेगी वो होगा कि इनका चाहने से होगा। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875, इसको पढ़ लीजिए, ये याद रखना, इंडियन लीग, ठीक है, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ये पूछता है। आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल एल्कॉट, मैडम ब्लावट्स्की रूसी थी और कर्नल एल्कॉट जो है वो अमेरिकन थे। ये क्या था थियोसॉफिकल सोसाइटी? दरअसल ये हिंदुओं में जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, अध्यात्मवाद, उससे ये बहुत प्रभावित थे, ठीक है। ये दोनों ही क्रिश्चियन थे, लेकिन हिंदुओं में जो आत्मिक जो
ज्ञान होता है ना स्पिरिचुअल वाला, आध्यात्मिक, आत्मिक नहीं आध्यात्मिक, उससे ये प्रभावित थे। और बाद में जब मैडम एनी बेसेंट जब इससे जुड़ी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने आत्मबली लोग, ठीक है, और इतने ज्यादा स्पिरिचुअल रूप से आगे रहने वाले लोग गुलाम कैसे हो गए। उन्होंने कहा कि तुम लोग हीन भावना से क्यों ग्रसित हो यार, तुम लोग को तो गर्व से एकदम फूले रहना चाहिए था। कि हम तो तुम लोग को रीड करने के बाद हमको आश्चर्य होता है कि तुम लोग ऐसे कैसे हो गए, जिसके पास इतना एनरिच्ड अपना स्पिरिचुअल सब कुछ पास्ट हो, वो ऐसे कैसे हो गया। हम कहें कि हम तो तुम लोग के यहाँ जन्म लिए होते तो हम घमंड से घमंडी रहते हैं, हम कैसा है। और तुम लोग को ये अंग्रेज जो है गुलाम बना गए, और खुद चूंकि वो अंग्रेजों के बगल आयरलैंड की थी, आयरिश महिला थी, तो आगे चल करके जब वो आई है थियोसॉफिकल सोसाइटी में, तो वो देखी है तो उन्होंने बोला है कि आपको तो गर्व महसूस करना चाहिए अपने सनातन सभ्यता पर, कि आप कैसे लोग हैं, कैसे ऐसे हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत चीजों को उन्होंने देखा। ये देखिएगा कि कई बार लाइफ में बड़ा ही टेंशन होता है, बहुत तरह का दबाव होता है, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारा शादी ब्याह कर देंगे। तो आपको लगता है कि बड़ा बुरा फेज आया है, तबीयत खराब हो रही, लगता है कभी कभी कि एकदम टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। उस समय का झेला हुआ पल आपको ना, अगर आप टूटे नहीं ना तो आपको आत्मबल मजबूत कर देता है, इतना याद रखना। और अंदर से वो इतना आपको मजबूत बना देता है कि आपको छोटे छोटे दिक्कतें जो हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ज्यादा सुकुमार सेन बनिएगा तो छोटी सी दिक्कत में ही टूट जाइएगा, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी इस चीज को समझने लगी थी कि नहीं, ये आत्मबलियों का देश है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन, इसको याद रख लीजिएगा, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बोस, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड इंडियन कमिटी 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी बंदोपाध्याय, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 30वां है भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1893, इसको कहा जाता है कांग्रेस से पहले की एक राष्ट्रीय संस्था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक बार फुल फॉर्म पूछ दिया था कि एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, फिरोज शाह मेहता, तैलंग और तैयब जी, मेहता, तैलंग और तैयब जी, एमटीटी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये भी पूछता है, तीनों का नाम दे देगा, केटी तैलंग, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन, और तीनों का नाम देके एक चौथा नाम डालेगा और कहेगा कि बताओ इसमें से कौन जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से जुड़े हुए नहीं थे। फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग तथा बदरुद्दीन तैयब जी। देखो आ गया ना देव समाज, वेद समाज धरलू नायडू और देव समाज पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री 1887, और वो धरलू नायडू है, ठीक है। तो वेद और देव याद रखना, वेद धरलू और देव शिवनारायण अग्निहोत्री। तो कैसे पकड़ेंगे कि कहां पर शिव होंगे कहां धरलू होंगे। तो शिव क्या हैं, देव हैं, महादेव हैं। तो देव समाज शिव, देव समाज शिव, अवेद धर लो, ठीक है, वेद को धर लो, ठीक है। अब याद रहेगा ना, घबराइएगा नहीं, ठीक। 34वां वेल्लूर मठ, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, बंगालियों में वो नहीं होता है, ब होता है, बेलूर मठ, कोलकाता, अब कोलकाता उस समय कैलकाटा। देखिएगा कि बंगाली जनरली वह शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, उनके यहां भी वो रविंद्र नहीं, आप देखिएगा कि जब वो लिखेंगे ना तो वो ऐसे लिखते हैं,
रविंद्र, ये देखना, वो रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं, रविंद्र नहीं। हम लोग कहते हैं रविंद्र और वो क्या कहते हैं, रविंद्र। और उनका स्पेलिंग भी देखिएगा कि हम लोग RAV लिखेंगे लेकिन वो RAB लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ और हम लोग का शब्द सुनना। भागलपुर और मुंगेर को क्या कहते थे, अंग, अब बगल में बंग, इधर अंग उधर बंग और नीचे में कलिंग, अंग 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 सब में छुपा हुआ है, ठीक है। भाषा देखिए, आप देखिएगा, नेपाली, बंगाली, संथाली, ठीक है, मैथिली, ली, ठीक है। तो सबका नामकरण भी जो है एक जैसा लगेगा। गुजराती में भी देखो बैसु बैसु भाई, ठीक है। मैथिल में देखिए बैसु भाई जी, ठीक है। और आप उधर चले जाइए बंगाल में बसु भाई जी। बैठना गुजराती में, बंगाली में, मैथिली में सब एक जैसा है। बेलूर मठ कोलकाता 1887, स्वामी विवेकानंद। ये पूछता है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गांधी नहीं पूछता है, न पढ़िएगा। भारत धर्म महामंडल पंडित दीनदयालु शर्मा, आज तक नहीं पूछा है, पूछ दिया तो ठीक है। शारदा सदन रमाबाई, पंडिता रमाबाई, ठीक है, शारदा सदन पूछे हुए हैं। रामकृष्ण मिशन बड़ी बार पूछे हुए हैं। 10 साल के बाद, बेलूर मठ के 10 साल बाद बनाए थे रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। इसके 5 साल बाद खुद ही डेथ कर गए थे स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था, अभिनव भारत 1904, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, भारत सेवक समाज। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज भी लिख देता है। भारत सेवक समाज। मुस्लिम लीग 1906, 30 दिसंबर, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां तृतीय, आगा खां तृतीय और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां। अनुशीलन समिति 1907, बारिंद्र, क्या बताएं बंगालियों में वो नहीं होता है। बारिंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष के छोटे भाई और विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्र दत्त, ठीक है, भूपेंद्र दत्त। अनुशीलन समिति, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था, सूरज। स्वामी विवेकानंद का हाँ घर का नाम, वास्तविक नाम क्या था, किसके बड़े भाई थे वो, भूपेंद्र नाथ दत्त के बड़े भाई थे। अब बारिंद्र कुमार घोष के बड़े भाई कौन थे। मोबाइल फोन रखने लगे हैं क्या, मोबाइल फोन रखने हैं ना, रात में बंद कर दिया कीजिए, सो जाए कीजिए टाइम से, ठीक है। सोशल सर्विस लीग, श्री नारायण मल्हार जोशी, NM जोशी। विश्व भारती 1921 है ना, 1912 विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर। शांति निकेतन होगा शायद 1921 में। उन्नीस 1921 विश्व भारती शांति निकेतन, ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन।
कोई बात नहीं, तभी हम रुक गए। रविंद्र, देखो यहाँ पे ये बार बार स्पेलिंग मिस्टेक भी कर रहा है। रविंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऐसे ठाकुर थे, अंग्रेज ठाकुर नहीं बोल पाते थे, टैगोर बोलते थे, दोनों सेम है। जैसे चटर्जी को चट्टोपाध्याय, बनर्जी को बंदोपाध्याय और गांगुली गंगोपाध्याय। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल, कांसीराम, ठीक है, भाई परमानंद, भाई परमानंद लिख लीजिएगा यहीं पर, सोहन सिंह भाखना, चारों का नाम याद रखना। सोहन सिंह भाखना, भाई परमानंद, इन्हीं के नाम पे मुखर्जी में कॉलोनी है, परमानंद कॉलोनी, भाई परमानंद कॉलोनी। सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना। अच्छा उधर कट जा रहा है थोड़ा सा, सोहन, सोहन लिखे हैं गदर पार्टी में, सोहन सिंह भाखना। अभी देखे लोगों का थोड़ा सा कट जा रहा है। सोहन सिंह भाखना और भाई परमानंद, भाई परमानंद, चारों का नाम आ जाता है। पूछता है कि किसमें किसमें है, कौन नहीं है इसमें। तो विश्व भारती 1921, शांति निकेतन, गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल, हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय, होम रूल लीग 1916 अप्रैल में तिलक, सितंबर में एनी बेसेंट, सितंबर में एनी बेसेंट। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर, लेडी सदाशिव अय्यर, विमेंस इंडिया एसोसिएशन, विमेंस इंडिया एसोसिएशन। वो 17, ठीक है, लेडी सदाशिव अय्यर, अड्यार में, मद्रास, अड्यार मद्रास में। खिलाफत आंदोलन, अली बंधु, अली बंधु ये आपको मोहम्मद अली शौकत अली, मोहम्मद अली शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, इनमें बिहार में शौकत अली आए थे। मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मानवेंद्र नाथ रॉय विदेश में, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में सत्यभक्त कानपुर में, सत्यभक्त कानपुर में। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली लिखे तो है, मोहम्मद अली, हाँ, इन्हीं भाइयों को अली बंधु कहते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन में, ठीक है, यही लोग खिलाफत आंदोलन में जुड़े थे, नहीं तो जुड़ने के लिए असहयोग आंदोलन में तैयार ही नहीं थे। जब महात्मा गांधी जब बोले कि भैया आपका खिलाफत भी रहेगा, तभी आए थे सब, ठीक है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 ताशकंद में विदेश में, और यही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में कानपुर में सत्यभक्त, कानपुर में सत्यभक्त। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में एनएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी, और अध्यक्ष कौन हुए, लाला लाजपत राय, और इसके सचिव थे दीवान चमन लाल, दीवान चमन लाल। एटक 1920, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। देश बंधु चितरंजन दास, देश बंधु चितरंजन दास, देश बंधु चितरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, सचिंद्र नाथ सन्याल, बंदी जीवन के लेखक और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के गुरु थे एक तरह से। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सन्याल,
ये सब भगत सिंह, राजगुरु, सब जितने थे ना चंद्रशेखर के गुरु थे ये सचिन सन्याल, बनारस के रहने वाले थे, बनारस के रहने वाले थे ये। 1925 में कानपुर में तो सत्य भक्त आएंगे, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में B.R. अम्बेडकर साहब, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये पूछता है एग्जाम में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार, हेडगेवार। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसको ऐसे लिखता है बहिष्कृत। बहिष्कृत का मतलब होता है कि मतलब जिसको आउटस्टेड कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, ये हुआ। एग्जाम में इंग्लिश में बहिष्कृत ही हितकारिणी सभा आता है। इसमें बहिष्कृत का मतलब है कि दोज पीपुल हु हैव बीन आउटस्टेड फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, जिनको निष्कासित कर हटा दिया गया है, बहिष्कृत कर दिया गया कि हमने जिनका जो है सोसाइटी से हमने इनको बाहर कर दिया है, बहिष्कृत, ठीक है। तो उनके हित के लिए जो सभा बनी, ठीक है। नौजवान सभा, नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा 1926 भगत सिंह, छबिल दास और यशपाल, नौजवान भारत सभा, ठीक है, 1926। भगत सिंह आता है, अभी पूछा भी था एग्जाम में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, देखो 53वां देखो और 57 देखो, 4 साल का गैप देखो। सचिन सन्याल के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट जुड़ गया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में, देखा ना, रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिस्ट, और अध्यक्ष हुए, इसके संस्थापक हुए भगत सिंह। ये हुआ था फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। यहीं पर आए हुए थे भागलपुर के क्रांतिकारी फणींद्र नाथ घोष, और बाद में यही सरकारी गवाह बन गए। यही कारण था कि बैकुंठ शुक्ला ने फणींद्र नाथ घोष को गोली मार दी थी, या चाकू मार दिया था, कुछ भी किया था लेकिन मार दिया था। खुदाई खिदमतगार 1929, खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती संगठन, लाल कुर्ती, रेड शर्ट, खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती, ठीक है, रेड शर्ट पहनते थे, लाल रंग का कपड़ा, कैसे कुली सब पहनते हैं, नहीं, लाल रेड शर्ट मूवमेंट एक था इटली में भी जगह, हाँ तो बोलते हैं लाल कुर्ती आंदोलन, चूंकि लाल कुर्ती पहनते थे इसलिए। ऐसा ही इटली में भी चला था रेड शर्ट्स, ठीक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जालंधर से क्यों रहेगा इसका। फगवाड़ा है, जेसीटी फगवाड़ा है, वहां पास में धागा बनता है। लाल इमली है कानपुर में, लाल इमली कारखाना है, ठीक है। अगर उसे कुछ भी था, ये मूवमेंट ही था। और जैसे इटली में मैजनी चलाया था ना, यंग इटली, और उसी तरह वहां रेड शर्ट चलाया गया था, ठीक, कि वहां पर गरीबाल्डी जब अपना सेना गठित किए तो रेड शर्ट्स नाम दिए। उसी तरह जब यहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी ने जब अपना संगठन बनाया खुदाई खिदमतगार, तो इसको लाल कुर्ती संगठन भी कहते थे। क्यों? क्योंकि इसके मेंबर्स क्या पहनते थे ऊपर में, लाल रंग का कुर्ता, इसलिए कहा गया लाल कुर्ती। और जो आपके मन में आ रहा है, जैसे अगर कानपुर में लाल इमली कारखाना था 1875 में, ठीक है, और जो आप जालंधर के पास वहां पर देखिएगा जेसीटी फगवाड़ा है, फगवाड़ा में वहां धागा बनता है, ठीक है, कपड़ा ये सब का, होजरी का ये होता है। तो हो सकता है, होगा, तो जैसे कि हो सकता है कि उस नाम से कोई जगह हो वहां जालंधर में, ठीक है, क्योंकि हम पंजाब में अच्छा खासा रहे हैं, तो मे भी उस तरह का नाम जो है वहां पर हो सकता है, कोई वैसा ये नहीं है। जालंधर कैंट में लाल कुर्ती, ठीक है, लाल कुर्ती जालंधर कैंट में, चूंकि पापा आपके आर्मी में हैं तो एक आइडिया आपको रहा होगा। लाल कुर्ती जालंधर कैंट टाउनशिप में है, थावी से, मिलिट्री हॉस्पिटल, रमा मंडी, सदर बाजार, ये सब है जालंधर कैंट लाल कुर्ती, जगह है। तो क्योंकि जालंधर में कैंट भी है, तो लेकिन ये लाल कुर्ती इनका संगठन था,
जांधर वाला लाल कुर्ती वही जानेंगे जो जांधर में रहे हैं, बाकी जो लोग ऐसे हैं वो नहीं जान पाएंगे। हरिजन सेवक संघ पुणे 1932, जब गांधी जी लौट करके आ गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, तब वो देखें कि बी आर अम्बेडकर साहब इतने एकदम ये क्यों हैं, चिढ़ क्यों जा रहे हैं हर चीज में। तब उनको समझ में आया कि अभी तक हमने दलित भाइयों के लिए कुछ भी किया नहीं है, और तब वो नाम क्या दिए, हरि के जन, यानी ईश्वर के जन, हम भी और तुम भी सारे लोग। तो हरिजन सेवक संघ पुणे 1932, ठीक है। और यही कारण है कि एक साल के बाद ये पत्रिका निकाल दी 1933 में, हरिजन पत्रिका, 3 भाषाओं में निकाले थे, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में, ठीक है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में बी आर अम्बेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस से हटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रासबिहारी बोस ने की, और 1 साल के बाद उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान को सौंप दी थी, जिसके कारण उन्होंने आजाद हिंद सरकार, एक अंतरिम सरकार बनाई। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, और उसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब अपने बन गए। लेकिन 2 ही वर्ष में जो है दुर्भाग्यवश इनकी संदिग्ध मृत्यु हो गई। राममोहन राय का जन्म 1774 में राधानगर नामक बंगाल के गांव में हुआ था। वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक, हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे। उन्होंने वाराणसी में देखो संस्कृत, और पटना में कुरान, अरबी, फारसी का अध्ययन किया था। बोले थे ना कि बनारस भी गए थे संस्कृत पढ़ने, यहाँ आए थे और यहीं पर रहते थे। जहाँ पे पढ़ते थे उसी स्कूल का नाम हो गया है राममोहन राय सेमिनरी, खजांची रोड में, बिल्कुल, ठीक है। उसी में रहकर पढ़ते थे वो, पटना में, कुरान, अरबी, फारसी का, अब सर बंगाली समुदाय का। उन्होंने 1809 में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखा, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार, जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए। अगर ये पढ़ लिए होते अच्छे से सनातन धर्म को, तो ये समझते कि वो पोर्टफोलियो सिस्टम है। ये जिस अनेक देवताओं की बात कर रहे थे वो हिंदुओं में ठीक वैसी है, मोनोथिस्ट टाइप में, क्योंकि एकेश्वरवाद के लिए खुद श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में कि अब मैं ही हूं और मैं ही वो सब हैं, और वो सब मैं ही हूं। और उसका उदाहरण देते हुए बताया जाता है कि जैसे छत पर आप जाइए, सूरज हो, और आप 100 थाल वहां रख दीजिए, पानी भर दीजिए सब में, हर थाल में आपको एक एक सूरज दिखाई देगा। तो ये 100 सूरज वही है और ये सभी वही हैं। आई बात समझ में? ये कृष्ण पहले ही समझा चुके हैं कि आपको जो ये अलग अलग दिख रहे हैं वो अलग अलग नहीं है, वो सब क्या है, मैं ही हूं। और जैसे कि प्रधानमंत्री एक होते हैं और पोर्टफोलियो सिस्टम के अंतर्गत उनका काम कई विभाग में मंत्री संभालते हैं, तो सिंपली सनातन में ऐसा है कि जो अलग अलग प्रतीक रूप में दिया गया 33 कैटेगरी, वो 33 करोड़ नहीं है, वो 33 कोटि है। उसका मतलब होता है 33 कैटेगरी, हर 3 कैटेगरी है जिसमें सभी में 11-11 हैं। और जैसे कैसे है प्रतीक रूप में, आपको वर्षा चाहिए तो इंद्रदेव से बात कीजिए, हे इंद्रदेव वर्षा दे दो। विद्या चाहिए तो सरस्वती माँ से बोलो, धन चाहिए तो लक्ष्मी जी से बोलो। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन ये सारे लोग एक शक्ति से क्या हैं, 3 डिपार्टमेंट, आकाश, ठीक है, अंतरिक्ष और पृथ्वी। आपको पृथ्वी लोग पर बात करनी है, अग्नि देवता है, बात कीजिए, ओम नमः स्वाहा कर देंगे, सब कुछ सीधे पहुंचा देंगे जगह पर। आपको अंतरिक्ष में बात करनी है, देखिए ऊपर अंतरिक्ष में इंद्र दिखेंगे, यम दिखेंगे, यम। आकाश में देखिए सूर्य दिखेंगे। तो वो धौ सबसे पुराने देवता थे। तो इस तरह से एक पोर्टफोलियो सिस्टम जिसको बोला जाता है कि कैनिंग ने किया था, वो तो हमारे यहाँ पहले ही से था। आप आज बात करते हैं पोर्टफोलियो की, हम लोग पहले से बात करते हैं। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट बांट दिया गया था, आप जिससे डील करना चाहें उसी से डील कीजिए। और ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश में थे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सब शक्ति पुंज एक में, माँ शक्ति, माँ दुर्गा, खत्म बात कहानी। तो एकेश्वरवाद।
अगर हमसे पढ़े रहते राम मोहन राय जी तो हम इनको बताते कि जिस आप बहुदेवता की बात समझ रहे हैं ना चाचा, ऐसा वो है नहीं। सुना गया तो एक ईश्वरवादी को और कई वजनदार तर्क दिए। चलिए ठीक है, आपने तर्क दिया, लेकिन आप समझे रहते तो आप तर्क देने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। उन्होंने 1820 में लिखा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रिसेप्ट्स इसको कहते हैं, कैसे होता है, गौतम बुद्ध के 10 सील, गौतम बुद्ध के 10 सील, 10 प्रिसेप्ट्स ऑफ गौतम बुद्धा, उसी तरह प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। व्हाट वेर दे नाम की पुस्तक प्रकाशित की उन्होंने। उसमें न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की। जितना जीसस क्राइस्ट का जो चमत्कार दिखाया गया था, इन्होंने कहा कि सुनो प्रभु, इस अपना चमत्कार ना आप अपने जेब में रख लीजिए, तार्किक बात कीजिए। इतनी हिम्मत जो है राम मोहन राय ने दिखाई जरूर, ठीक है, कि उन्होंने, अब ये हुआ कि जीसस क्राइस्ट का आप दिखा रहे हैं, कई रेवरेंड लोग दिखाते हैं कि पोलियोग्रस्त बच्चा आया और उसको इन लोगों ने ठीक कर दिया, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, आओ या हम ठीक हो गए। ये सब पाखंड है, ठीक, सीधे सीधे पाखंड है। तार्किक होइए, जितना तार्किक होइएगा उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपके ठीक करने से पोलियो ठीक हो जाते तो पोप जो है व्हील चेयर पर नहीं चलते, पहले उनको ही ठीक कर दो। इतने जो हॉस्पिटल तुम लोगों ने खोल रखे हैं मिशनरी के नाम पर, उस सबको बंद कर दो, एक बार बुलाओ सबको, झाड़ो फूको और ठीक कर दो। जब तुम पोलियो को ठीक कर सकते हो तो बाकी सबकी क्या मुराद है? तो वही तो कर रहे हैं, पूरे करते हैं। आज सबसे बात है कि पीछे पगलाते हुए पूरी भीड़ खड़ा रहती है। दिक्कत यही है ना, तभी तो यहां 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर बन जाते हैं। भीड़ भी तो वही है। दिक्कत ये नहीं है कि धूर बनाने वाले लोग हैं, दिक्कत यह है कि धूर बनने वाले लोग हैं और उनको कुछ बोल दो तो ट्रोल करना शुरू कर देंगे। क्या कि बुद्धि है उतनी है। राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया, बढ़ गया। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन चले गए भारतीय ब्रह्म समाज लेकर के, और उसके पश्चात जब उसमें भी हुआ क्या कि केशव चंद्र सेन जो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते थे और खुद उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है वो कम उम्र में ही कर दी और बाल विवाह के खिलाफ बोला करते थे, ठीक है। वैसी स्थिति में भारतीय ब्रह्म समाज भी टूट गया और आगे चल के फिर किसकी स्थापना हुई? साधारण ब्रह्म समाज की। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का क्या कर दिया? समर्थन। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में की गई। हिंदू कॉलेज, हिंदू ऐसे लिखा था, हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में की गई। ह से हेयर, ह से हिंदू। 1822 में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, पहले ही पढ़ चुके हम लोग। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल और सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। जहां नींव लिखना है वहां नींव लिख दिया, जहां बॉ डालना है वहां वॉ कर दिया, ये गजबे है। राजा राममोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। ये सब छोड़िए। राजा राममोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का सुत्तम रूप किसमें निहित है? उपनिषदों में। क्यों कहा? क्योंकि उपनिषदों में वैदिक कर्म कांडों की जो है आलोचना की गई है और कहा गया है कि वैदिक कर्मकांड टूटे हुए नौका के समान हैं, जिनके सहारे हम लोग भवसागर को पार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा है। आप सोचिएगा कि हम यज्ञ आदि करके यजना और ईश्वर को पालेंगे, बिल्कुल नहीं पा पाइएगा। उसके लिए आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। क्या पाना? वो तो हमेशा साथ में है। क्या ईश्वर को पाना जी? ईश्वर तो बेचारे हमेशा साथ में है, वो तो आपके दिल में है, ठीक है। उनको पाना क्या है? यहां रखे रहो, कहीं रहो। जवान बंगाल आंदोलन, युवा बंगाल आंदोलन, हे प्रभु, ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट। हम कौन आंदोलन आ गया, हम हड़बड़ा गए।
युवा बंगाल, हम कहेंगे जवान, हम कहें जवान को पठान मत ले जाना। तो युवा बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन दरेजियो ने, हेनरी विवियन, वहां लुई लिखे हुए थे, हेनरी लुई विवियन दरेजियो ने, विलियम है विवियन दरेजियो ने किया। यहां यह कर लीजिए, दरेजियो, डेराजियो लिखा, डेरेजियो, कितना सुधारेगा आदमी, डेरोजियो, हेनरी लुई विवियन दरेजियो ने किया। राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। पूछता है तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बांग्ला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। चलो, हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी। इस संगठन की स्थापना मुख्य रूप से राममोहन राय और हेनरी विवियन दरेजियो के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलन से मुकाबला करने के लिए किया गया था, क्योंकि ये लोग हिंदू धर्म के पीछे पड़ गए थे, उसे पाखंड के पीछे। तो राधाकांत देव पड़ गए कि नहीं, हम लोग अपना हिंदू धर्म का जो है बचाना है, ठीक। लेकिन दिक्कत क्या थी कि जब आप सती प्रथा का समर्थन कर रहे हो तो फिर वैसे स्थिति में फिर हिंदू धर्म का सपोर्ट तब किया नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात कि आप देखिए ना, ऋग्वैदिक हिंदू धर्म में वहां पर ना बाल विवाह है और वहां पर विधवा पुनर्विवाह भी है, और सबसे बड़ी बात है कि वहां सती प्रथा का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि जब विधवा विवाह हो रहा है, विधवा पुनर्विवाह, तो सती प्रथा नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो जब धीरे धीरे जब राजा राममोहन राय ने इसको पकड़ा ना चीजों को, तब उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया, क्योंकि उनको पता था कि इन मूर्खों को उस समय समझाना ये आप ही को मार देंगे। और उस समय राममोहन राय की हत्या के कई प्रयास हो गए। कारण क्या था कि 1817 में इनकी अपनी सगी भाभी को, बड़े भाई जब मर गए इनके, तो जिंदा जला दिया लोगों ने, और उस अकेले उस साल 700 स्त्रियों को जलाया गया था। राजा राममोहन राय का हृदय चित्कार कर उठा अपनी भाभी के जिंदा जलाकर मार दिए जाने के कारण, और ये विरोध करना शुरू किए। तो कई बार इनको लोगों ने इनकी हत्या का प्रयास किया। राजा राममोहन राय समझ गए कि अब अगर तरीके से नहीं किए तो सच में सब हमको क्या करेंगे, जान मेरी ले लेंगे, हमको भी जिंदा जला देंगे। उसके बाद ये ऋग्वेद का सहारा लिए और उसमें दिखाएं इन लोगों को कि देखो विधवाओं का पुनर्विवाह होता था। कब होता था? ऋग्वैदिक काल में। तो तुम लोग क्यों मार रहे हो किसी को? जब तुम्हारा धर्म खुद ही कह रहा है कि विधवाओं का विवाह हो सकता है फिर से, तो क्यों मार रहे हो? तब जाकर के धीरे धीरे लोग समझना शुरू किए, और 1829 में इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग से कह के बंगाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवा दिया। भारत में नहीं, बंगाल में। क्यों? क्योंकि 1833 में जाकर के वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना था। 1833 के पहले वो केवल बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो सती प्रथा केवल कहां लागू हुई थी? उसका सती प्रथा का प्रतिबंध केवल बंगाल में। ये सब इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्या रहे, ठीक रहे। तो राधाकांत देव ने हिंदू धर्म सभा की स्थापना की थी राममोहन राय और हेनरी विवियन दरेजियो के विचारों से लड़ने के लिए, जो कि क्या था, एक तरह से गलत ही था। ईश्वरचंद विद्यासागर बड़े अच्छे आदमी थे, स्कूल इंस्पेक्टर थे, और इन्होंने लड़कियों के लिए कम से कम 35 स्कूल खोला था ताकि वो पढ़ सकें, ठीक है। ईश्वरचंद विद्यासागर और कुंडुकुरी वीरेशलिंगम ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। इन्होंने किया था मद्रास में, और ईश्वरचंद विद्यासागर ने बंगाल में, ठीक है। वीरेशलिंगम हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विवाह पूरा कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की देखरेख और उनकी प्रेरणा से हुआ। उनकी देखरेख में और उनकी प्रेरणा से हुआ। कब हुआ? 7 दिसंबर 1856 को पहला पुनर्विवाह आधुनिक भारत का कानूनन रूप से हुआ था, जब एक युवा ने एक विधवा का हाथ थाम लिया। ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे और स्कूल इंस्पेक्टर भी रहे थे, स्कूल इंस्पेक्टर भी। J.E.D. बेथ्यून
JED, डी फॉर ड्रिंक वाटर। बेथ्यून स्कूल की स्थापना 1849 में कलकत्ता में की, जो देश में लड़कियों के लिए पहला स्कूल था आधुनिक भारत में। 1849। कौन? हाँ, कब किससे दिल का तार जुड़ जाएगा कौन जानता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक एक ईश्वर को मानने में तथा जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास करते थे। परमहंस मंडली के संस्थापक जो थे वो क्या करते थे? कहते थे कि एक ही ईश्वर है और जाति पाति को क्या करो, तोड़ो, और उसको तोड़ना ही होगा, नहीं तोड़िएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी बाद में। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे चीजों को हम लोग को ऊपर उठना पड़ेगा। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं, छुआछूत को, तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। बाल गंगाधर तिलक, जो कि खुद जो है गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव शुरू किए थे 1893 और 1895, और जाति पाति को तोड़ने के एकदम फेवर में थे, जबकि खुद ब्राह्मण थे, समझिएगा। और उसके बाद कहा कि अगर वो भगवान अस्पृश्यता को मानते हैं, छुआछूत को, तो हमने, तो आपके राम शबरी का जूठा बेर खाए हैं। चिल्लाने वाले पगलेटों को हम देखते हैं, उन्होंने शंबुक को मारा, शंबुक को मारा, तो क्या उन्होंने रावण को नहीं मारा? क्या उन्होंने शबरी के जूठे बेर नहीं खाए? क्या उन्होंने भालू और वानरों से सज्जित सेना को लेकर चढ़ाई नहीं कर दी? बाली को मारा तो सत्ता खुद हासिल कर ली, उसके जुड़वा भाई सुग्रीव को दिया। लंका को जीता, सत्ता अपनी रखी कि उसके भाई विभीषण को दिया। तो राम ने जो किया और अपनी सत्ता छोड़ के भाई भरत को दे दी, इसलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया कि जहां जहां वो जीते, लंका जीते कब्जा किया नहीं, किष्किंधा जीता कब्जा किया नहीं। ठीक है, तो इसी में उनका वो था। अब बावजूद इसके जब उन्होंने बाली को मारा छुपकर, तो कहा जाता है कि अगले जन्म में द्वापर में बाली भील बहेलिया बनकर आया और कृष्ण का नीला रंग का तलवा देके सोचा कि कोई हिरन है और तीर मार दिया। कृष्ण को आके वो तीर लगा, कृष्ण दर्द से बिलबिलाने लगे, और जब वो माफी मांगा आके कि हे प्रभु, हमको बिल्कुल नहीं पता था कि आप हैं, कृष्ण कहा ना, ईश्वर रूप में आकर के भी हमको अपना कर्मों का फल भोगना है। हमने तुमको त्रेता में छुप कर मारा था बाली, अब तुम आए हो और तुमने हमको छुप कर मारा है, यानी कर्मा रिटर्न्स। तो जब भगवान नहीं बचे तो हम आप किस खेत की मूली हैं? मारा है। तो संदेश क्या दे रहे हैं कि बेटा जब हम नहीं बचे कर्म से, तो तुम कहां से बचोगे? ठीक है, इसलिए अपना कर्म क्या करना है, इतना बिगाड़ना है कि अगला जन्म में भगवान आके मारे। भगवान क्या सोचे थे कि कहेंगे कर्म अपना सुधार कर रखना है। रावण जो था इतना बदमाशी किया कि अंत में भगवान को उतर के मारना पड़ा, आकर के एक के बार में मोक्ष प्राप्त कर गया ईश्वर के हाथों मर करके। तभी तो बदमाशी किया उतना। ठीक है, चलिए चलिए, तो खैर हम लोग हंसा भी देते हैं कभी कभी। हाँ नहीं मानूंगा। ठीक है। बाया तिलक, दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था, बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है। दया शंकर से दया शंकर मूल शंकर हो गया, नहीं, तो दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था, यहां से यहां पहुंच गया। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम भूपेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त उनके भाई का नाम था, वो जब इसे पूछे थे तब नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, बहुत अच्छा किए थे। स्वामी विवेकानंद के शुरुआती नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। महाराजा खेतड़ी थे अजीत सिंह शेखावत, कुंवर अजीत सिंह
शेखावत उनके दोस्त थे स्वामी विवेकानंद के, खेतड़ी के राजा थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कहा कि सुनिए महाराज, अपना नाम ही हटाइए, कौन दत्त, नरेंद्र दत्त, और अपना नाम रखे स्वामी विवेकानंद। और उन्होंने ही पैसा दिया और पानी के जहाज में इनके व्यवस्था करा के इनको शिकागो भेजा था। अजीत सिंह शेखावत, खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह शेखावत, ठीक है। हाँ, ये सब चीज आता है एग्जाम में, ठप से ऐसे बोल देते हैं हम लोग, एग्जाम में बैठे ही नहीं, क्या किया जाए, ठीक है। जैसे हाँ, शरद जोशी कह गए हैं कि जो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है ना, वो शिक्षक बन जाता है। क्या चीज, बहुत कुछ। हाँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई कुछ नहीं कर पाता तो वकील बन जाता है, अधिवक्ता। तो शरद जोशी को भी पढ़ रहे थे तो हमको यही लगा कि जब कोई कुछ नहीं कर पाता है तो लेखक बन जाता है। हाँ, लोग इसीलिए वो बोले, शरद जोशी के बोलने का अर्थ यही था कि जब कोई कुछ नहीं कर पाता है ना, तो वो शिक्षक बन जाता है, बच्चा को ट्यूशन कोचिंग पढ़ाने लगता है, मैं ट्यूशन देने लगता है, ऐसा होता है। तो गलत नहीं बोले, वो अपनी जगह वो सही हैं। क्योंकि हम जब भी किसी का अवलोकन करते हैं तो हम प्लस माइनस दोनों करते हैं। तो उन्होंने बहुत ऐसे शिक्षकों को देख करके बोला, इसमें हमारे लिए किसी के लिए बुरा मानने की कोई बात नहीं। ठीक है। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे नगर में, इतना मत खाली मूलशंकर याद रखिएगा, गुजरात से थे। इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया। 1874 में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो मूलतः किस भाषा में लिखी गई, हिंदी भाषा में। दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, ठीक है। इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया था। इनके और एक और गुरु थे, उनका नाम तोतापुरी था, याद रखना। इनके एक और गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, जिनका नाम क्या था, तोतापुरी। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद था, स्पिरिचुअलिज्म। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। अध्यात्मवाद एक प्रकार का आत्मबल होता है। जब आप बहुत परेशान हो जाते हैं ना, तो आपको केवल अध्यात्मवाद ही क्या कर सकता है, बचा सकता है। याद रखना, आत्मबली व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। इसीलिए मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। शारीरिक रूप के साथ साथ आपका मन से भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। जिस समय लग जाए ना कि चीजें एकदम हाथ से निकल रही हैं, अब लग रहा है कि बाप रे सुसाइड ही कर लें क्या, उस समय अपने आत्मबल से खुद को बचा ले जाना, उसके बाद आगे रास्ता खुलता जाएगा। इतना याद रखिएगा, ईश्वर हमेशा आपको रास्ता देता है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना हिम्मत ना हारें, अपनी हिम्मत ना हारें। आप हार गए, आप खत्म हो गए, ठीक है। लड़ना सीखो, गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीखो, बिना डरे। जो होगा देखा जाएगा। जिसने जन्म दिया है वो आपकी व्यवस्था देखेगा। डरने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है, आंख से आंसू लोर टपकाने की भी जरूरत नहीं है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य क्या थे, विवेकानंद थे, जिन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में जो गए थे भाग लेने के लिए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। इनका नाम जो था वो चेंज करवाया था खेतड़ी महाराज, खेतड़ी महाराज, खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह शेखावत ने। अजीत सिंह शेखावत, खेतड़ी महाराज अजीत सिंह शेखावत ने इनका नाम चेंज करा दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 3 पुस्तकें लिखी थी, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। क्या देता है पता है इसमें, जोड़ देता है एक हठ योग। कहेगा बताओ इसमें से कौन नहीं लिखे थे स्वामी विवेकानंद। इसलिए याद रखिएगा, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग।
ठीक, अपना कर्म मजबूत करो, उससे ज्ञान अर्जित करो, वो तुम्हारे जीवन में क्या लाएगा? राजयोग। ठीक है, केवल सोचने से राजयोग नहीं आता है, कर्म करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान ही अंततः आपको क्या दिलाएगा जीवन में? राजयोग। ठीक है, इसको याद रखना। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन, कंपाइलेशन, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। ये कोलंबो गए थे श्रीलंका, और वहां से उत्तराखंड के अल्मोड़ा आए थे। इस पूरे यात्रा वृत्तांत को उन्होंने कहाँ लिखा है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, जहां जहां भाषण देते चले गए। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसको समर्पित है? स्वामी विवेकानंद को, याद रखिएगा। महादेव गोविंद रानडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की, सोशल रिफॉर्म्स कमिटी। 1887 से 1895 तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। ये देख लो, कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में। ये याद रखना, आ सकता है आगे भविष्य में क्वेश्चन। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति, नेशनल सोशल रिफॉर्म कमेटी, नेशनल सोशल रिफॉर्म कमेटी, एमजी रानडे। 1860-61 में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री जी ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनके समर्थकों ने दयाल बाग आगरा में, दयाल बाग कहां है? आगरा में एक मंदिर का निर्माण किया। फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थस्थल बन गया है, दयाल बाग। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की, होशियारपुर के पास में शायद इन्होंने स्टार्ट किया था। इन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना था। जबकि हजरत साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब कह गए थे कि इस पृथ्वी पर वो आखिरी पैगंबर होंगे। तो अहमदिया संप्रदाय के मिर्जा गुलाम अहमद ने कहा कि जी नहीं, मैं भी पैगंबर हूं। ठीक है, और यही कारण था कि पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लोगों को गोली मार देते हैं सब। ठीक है, गोली मार देते हैं अहमदिया समुदाय के लोगों को कि तुम कैसे बोल दिया कि पैगंबर है तुम्हारे मिर्जा गुलाम अहमद। उनको मानते हो, इसका मतलब तुम लोग इस्लाम के असली वाहक नहीं हो, क्योंकि पैगंबर साहब कह गए हैं कि दुनिया के असली जो है वास्तविक लास्ट वाले पैगंबर कौन है? वही हैं। और उन लोगों के हिसाब से पृथ्वी पर 1.25 लाख पैगंबर आ चुके हैं, जिसमें लास्ट वही थे। 1,40,000, 1.25 लाख से भी ज्यादा। वाह, 1,40,000। ठीक, और इसीलिए अब जो सिख हैं उनमें भाई गुरु नानक हैं, तो उनको लगता है कि वो हमारे पैगंबर हैं। तो ये होता है कि भाई तो फिर आप सिखों को जो है गलत मान रहे हैं, और वो जीसस क्राइस्ट को भी मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे बाइबल में थोड़ी गलतियां रह गई हैं, और हम जो लास्ट में जो लेकर के आए हैं कुरान, उसमें कोई गलती नहीं है। जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई 630 ईस्वी में, तो कहा जाता है कि मक्का में उस समय 300 कुरान थे टाइप के, 300 टाइप्स ऑफ कुरान। तो हुआ कि अब क्या किया जाए, किसको सही माना जाए? तो सभी मौलाना स्कॉलर्स जो थे, सब इस्लामिक स्कॉलर्स मिल करके जो अभी जो कुरान है उसी को ऑथेंटिक माने, और बाकी 299 के लगभग को क्या कर दिया? हटा दिया गया, नष्ट कर दिया गया, सिर्फ उसी को माना गया। ठीक है, और इसमें चैप्टर भी देखिएगा कि जो 114 चैप्टर है, ठीक है, कुरान में, और उसमें जो क्रम है ना, सीक्वेंस, वो समय के हिसाब से नहीं है। जो सबसे बड़ा है साइज में, उसको सबसे ऊपर, और छोटा करते चले गए हैं सब क्रम में। एक होता है ना, जिसके कारण जो समय का जो क्रम है वो क्या हो गया है, उसमें गड़बड़ा गया है। इसीलिए उसको समझाने के लिए हदीसों की रचना हुई, कि आराम से आप समझ सकते हैं हदीसों को पढ़ करके। तो 114 चैप्टर है, उसमें बहुत सारी चीजें हम 3 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुरान 3 बार, जी हाँ। तब हाँ, तो उसका ट्रांसलेशन में था ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो अरबी फारसी नहीं आती है हमको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में थे तो वहाँ पर एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थी, तो उनसे मांग के हम पढ़े थे उस चीज़। अब फिर उसका हिंदी जो ट्रांसलेशन था वो हम अपने दोस्तों से मांगे, मुस्लिम दोस्तों से, तो उन्होंने नहीं दिया उस समय, कहा कि आपको बाद में हम लोग देंगे।
हम कि बाद में क्या देगा वे, कौन वाला देगा, बाद में हमको चेंज वाला, ओरिजिनल दो हमको। और उसके बाद जा करके हम ओरिजिनल की व्यवस्था किए, अब पूरा हम पढ़ें, ठीक है, क्योंकि हमको सभी धर्मों का सब कुछ, जैसे मेरे पास ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों पढ़ा हुआ है बाइबल का, जो कि हम क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़े थे, तो सब कुछ का हम गीता भी पढ़े हैं, भगवत गीता, और सब कुछ का हम ये करते हैं क्या, तो हम पढ़ते हैं। यही कारण है कि हमसे जल्दी स्कॉलर लोग बतियाता नहीं धर्म में, तुरंत पकड़ लेते हैं इसे नरेटिव, हम झूठ बोलेगा हम बताएं तो वो अपने चुप हो जाएगा, अच्छा चुप जाओ 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 बात बंद करो, ठीक है, इसीलिए हमसे जल्दी बहस नहीं करते हैं सब, इसीलिए हम एकदम खड़ूस से सब बोल देते हैं, हमें कि हमारे सामने ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, हमको पता है। जैसे मान लो कुरान में कहा गया है कि शराब नहीं पीना है, ठीक है, तो एक आम मुस्लिम क्या करता है ना, शराब नहीं पीता है तो क्या करता है, छुट्टा मारता है सिगरेट का। वहां शराब की मनाही का मतलब था कि तुम किसी प्रकार का नशा नहीं करोगे। ये कितने होशियार हैं सब, उन्होंने शराब के लिए मना किया, अरे उसमें सिगरेट बना होता ना तो उसके लिए भी मना करते, तो मना करना चाहिए था ना, तो क्या वो सब चीज नहीं था उस समय, कहाँ वैसा कुछ टाइप का था वो। जैसे अभी शाहरुख खान शराब नहीं ना पीते हैं, लेकिन चेन स्मोकर हैं, सिगरेट पीने को समझ में आता है, सिगरेट पीना, अगर हम एक बात बोल रहे हैं, हर वक्त तो सब शराब में नहीं होते हैं, फिर बुरके में क्यों कैद करा दिया जाता है, क्योंकि तब तो कम से कम आंख खुला हुआ है ना, क्यों दिक्कत है फिर, आई बात समझ में, तब तो समझ में आता है ना कि कौन बहन है कौन माँ है, फिर बुरके में हमेशा क्यों कैद रखा जाता है, इसको जरा समझा दीजिएगा कभी भी, ठीक है, तो हो सकता है उसमें कोई और भी हो। हम ये बोल रहे हैं ना, देखिए सबसे बड़ी बात कि जो बुरका है वो ना रेगिस्तान का ड्रेस है। क्यों रेगिस्तान का ड्रेस है, रेगिस्तान में नदियां कम होती हैं, ये मानती है ना, तभी तो रेगिस्तान है वहां। और दूसरा कि हम बुरका इसलिए पहनेंगे, बाल लंबे लंबे हैं, धूल भरी आंधियां चलती हैं रेगिस्तान में, और वहां पानी है नहीं, ठीक, बाल धोइएगा कैसे रोज या 2-4 दिन पर, हाँ, क्यों पुरुषों को क्यों नहीं करना है, काहे वो अपनी आंख नजरिया ठीक नहीं रख लेते हैं, जरा समझा देते हैं उनको, हाँ, तो बोला गया है ना, तो जब वो अपना नजर ठीक रखते तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने बोल दिया होता कि सुनो अगर हाँ, गुनाह होगा ना तो वही का है मुंह ढके, तुम भी अपना मुंह ढक लो, आंख ढक लो, ये क्वेश्चन करना चाहिए ना। आप देखिए, आप तो एक नजरिया कह रही है ना कि उन्होंने उनको भी मना किया है, तो मुंह आप ही का काहे ढकवाया है, तो वही तो लड़कियों का नजरिया खराब हो सकता है, कितने लोगों को देख करके लोगों का नजरिया खराब हुआ है। बिल्कुल, हम देखो कई ऐसी चीजें हुई हैं, हम बता रहे हैं, और यही कारण है कि इस बार भारतीय न्याय संहिता में कहा गया है कि अभी तक अपराध था कि लड़के घूर रहे हैं, अब अगर जो लड़की घूरी ना तो उसको भी सजा जाए। कारण हम दिल्ली में पढ़ रहे थे जब, तो दोपहर में हम जा रहे थे कमलानगर मार्केट में, लड़कियों का स्कूल टूटा और वो जबरदस्त हुटिंग के हम अकेले थे दोपहर में, ठीक है, और वो 12th क्लास की थी, ठीक, और चुपचाप हम मुस्कुराते हुए जा रहे थे। अब उल्टा कर लो, एक लड़की जा रही हो और लड़के हुटिंग, कैसा लगेगा, हरासमेंट होगा, ठीक है, लड़की रोने लगती, लड़का मुस्कुरा रहा था। आई बात समझ में। और ऐसा कई बार हुआ है ट्रेन यात्रा में, ठीक है, आमने सामने, ठीक, सामने वाले की तबीयत खराब हो गई, आई बात समझ में, ठीक है, तो ये भी होता है। लेकिन अब दिक्कत थी कि हम बुर्का पहन नहीं सकते थे। तो कहने का मतलब है, हाँ, तो जब नीयत ही ठीक रहेगी ना तो बुरके की जरूरत क्या है मोहतरमा। यही तो दिक्कत है कि सऊदी अरब में महिलाओं को कार तक चलाने नहीं दिया जाता था, ठीक है, तो 4 महिलाएं अपना पूरा बुर्का पहन करके और वो जाती थी जॉब करने के लिए। सऊदी अरब की बात हम बता रहे हैं, 2018 की बात है,
और 4 महिलाओं को लेकर ड्राइवर एकलौता लेके जाता था। एक दिन चारों ने उसी ड्राइवर से विवाह कर लिया, निकाह कर लिया, क्योंकि वो चारों जिंदगी में पहली बार किसी पर पुरुष को देखी थी, वो ड्राइवर था, और चारों को उसी से प्यार हो गया। और जब उन चारों महिलाओं ने एक ही ड्राइवर से निकाह कर लिया, तब जाके सऊदी अरब का माथा ठनका और सऊदी अरब में महिलाओं को भी गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता मिली कि हे प्रभु, अगर ड्राइवर साहब वही रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी सऊदी अरब के समाज में। और तब जाके तो नजरिया चेंज हुआ। ठीक है, उसी तरह अगर आप अपने यहां पुरुषों को सिखाएंगी ना, तो फिर किसी को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझिएगा मेरी बात को, ठीक है, क्योंकि हम बहुत चीज देखे हुए हैं वहां पर, और जब कोई और होता है ना तो बहुत खुलकर चलती हैं चीजें। ठीक है, तो जब वहां सिखाया जाता है तो सिखाना चाहिए कि थोड़ा सा विनम्र बनो, ये नहीं हम ये कर देंगे हम वो करेंगे। हम खूब देखे हैं, क्योंकि हम उस टाइप के हैं तो मेरे से ठीक रहते हैं, हमारे से, क्योंकि हम चलने नहीं देते हैं गर्मी किसी की। और वहां पर वो कोशिश करते हैं कि हम चढ़ जाएं, कैसे शिवानुमान में होता था। ठीक है, वहां हम लोग पहुंच रहते हैं ना तो किसी की रंगबाजी बंद करा देते। तो ये डिपेंड करता है कि किसमें कितनी गर्मी है। तो ये चीजें होती हैं नजरिए पे। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो किसी चीज की जरूरत। अब बहुत लोग उसमें कहेंगे तो फिर कपड़ा भी मत, वो नजरिया शुद्ध कर लो, वो एक अलग चीज है। इतना तक में इतना ना कर दो कि कोई कुंठित हो जाए। और यही कारण है कि धीरे धीरे फिर ना कई लोग वहां चली जाती हैं जहां उनको खुलापन मिलता है, चाहे वो कोई हो। ठीक, जब उनको लगने लगता है ना कि जिंदगी खराब हो रही है तो दे शिफ्ट टुवर्ड्स दैट साइड। ठीक है, इसीलिए गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा है। ठीक, 1861 में ये हो गया सुदयाल खत्री वाला, सुनैना अग्निहोत्री वाला हो गया, मिर्जा गुलाम मोहम्मद वाला हो गया था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकरण को ले जाने का श्रेय किसको है? सर सैयद अहमद खां को है। और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रहा। अलीगढ़ आंदोलन से चिढ़ता कौन था? सहारनपुर का देवबंद आंदोलन, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि मुसलमान पश्चिमी शिक्षा की ओर जाएं। और ये सर सैयद अहमद खां ही पहले शख्स थे जिन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो कभी साथ में रह नहीं सकते। ठीक है, सोचो, इतना पढ़ा लिखा आदमी और जज थे। 1857 के विद्रोह के समय ये बिजनौर के मजिस्ट्रेट थे। ये भी पूछता है एग्जाम में कि 1857 में हमारे जो सर सैयद अहमद खां थे वो कहां के मजिस्ट्रेट थे? तो यूपी के बिजनौर के मजिस्ट्रेट थे। यूपी के बिजनौर के मजिस्ट्रेट थे। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मडन कॉलेज की स्थापना की। मोहम्मडन, ठीक है, अलीगढ़ मोहम्मडन कर लीजिएगा यहां पर, मोहम्मडन कॉलेज की, अलीगढ़ ओरिएंटल मोहम्मडन कॉलेज, माओ, MAO। अच्छा नहीं, माओ था ना, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, MAO, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, MA माओ, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में क्या कहलाया 45 साल के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल बने थियोडर बेक, अंग्रेज थे, थियोडर बेक, BAKE, थियोडर बेक, बैक नहीं बेक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 एओ ह्यूम। बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहते थे, 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध, जो कब तक चला? 1911 तक, 1911 तक। ऐसे 1908 में ही कमजोर पड़ गया था, ऐसे 1908 में ही क्या पड़ गया था? कमजोर पड़ गया था। ठीक है, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां, और ये थे आगा खां, तृतीय आगा खां, पहले बता चुके हैं। कांग्रेस का विभाजन पहली बार 1907 में नरम और गरम दल में सूरत में हुआ था, सूरत में। ठीक है, नीचे में उससे क्या लिखा हुआ है? होम रूल आंदोलन 1916, अप्रैल में तिलक और सितंबर में एनी बेसेंट। लखनऊ पैक्ट, दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, और जो गरम दल और नरम दल का विभाजन था वो भी क्या हो गया? एक हो गया। ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, घोषणा डिक्लेरेशन 20 अगस्त 1917, भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। ठीक है, आगे इस किसका आधार बना? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919। ठीक है, काला कानून
जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया सकता था। इसी को कहते थे ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील। आंदोलन घोटाला हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा, जनरल रेगिनॉल्ड डायर ने गोलियां चलवाई थी। रेगिनॉल्ड डायर ने गोलियां चलवाई थी और पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था माइकल ओ डायर था, माइकल ओ। और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब वाज माइकल डायर। माइकल डायर। और वो था रेगिनॉल्ड डायर। ही वाज रेगिनॉल्ड डायर। ये था डायर, माइकल डायर, माइकल ओ डायर। ओ यहां करता माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर। और ये था जिसने गोलियां चलवाई थी, वो था रेगिनॉल्ड डायर। 1927 में मर जाता है, पैरालिसिस मार देता है उसको, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक होता है। और इसकी हत्या कर देते हैं सरदार उधम सिंह 1940 में। ठीक है, 1940 में। समझ में आ रहा है सूरज? अब नींद नहीं आ रही है? ठीक, अच्छा का नींद हम उड़ा देते हैं। आज सूरज को नींद आ जाएगी तो अंधेरा छा जाएगा बाबू। हाँ, होता है कभी कभी, जब आदमी ना मीठा मीठा बोल रहा होता है, अच्छा लग रहा है, नॉन स्टॉप बोल रहा होता है, तो धीरे धीरे सामने वाला आदमी जो ऐसे ऐसे करना। हाँ हाँ। अब ये हैं दीपक के भतीजा, ये हैं दीपक के भतीजा, सूरज नाम है इनका। ठीक है, अब कहा जाता है कि बेटा जो है बाप से 2 कदम आगे होता है, तो दीपक से आगे है सूरज। एक होता है ना कि सूरज तो चच्चा है दीपक, टिमटिमा रहे हैं, आइए सूरज। अब वो भेज दिए कि बेटा तुम जाओ और तुम उससे लूसेंट पढ़ो एकदम सर से, एकदम पकड़े रहना, छोड़ना नहीं है। अब बेचारा बालक अपना छोटा सा, बहुत चीज जो है फाउंडेशन में पढ़ना चाहिए था, तो ये पढ़ रहे हैं इसमें कि सस्ते सस्ते थोड़ा काम अभी तेजी से निकल जाए, चीजें ठीक हो जाए। अब उस चक्कर में कई चीजें इनका बाउंस कर रही है, थियोडर बैक का जब बाउंस बैक हो रहा है। तो अब लेकिन चाचा का दबाव ऐसा है कि नहीं तुमको जाना है। अभी बेचारा अपना नियम से एकदम रोज आकर के एकदम, समझ में आए चाहे नहीं समझ में आए। आज हम दोपहर में सोए थे सर, लेकिन फिर भी नींद आ रही है। अब चाचा को कौन बताए? ठीक है, हम बोलेंगे फाउंडेशन पढ़ेंगे, तो नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, काहे पढ़ेंगे? तो आइए, ठीक। जैसे डॉक्टर जो बोलेगा कि देखो थोड़ा सा ऑपरेशन ठीक से करना पड़ेगा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, दबाने वाला, दर्द को दबाने वाला दवाई दीजिए ना। तो एक होता है क्योर करना, एक होता है प्रिवेंटिव मेजर्स। तो डॉक्टर्स पर इतना दबाव होता है ना कि वो सीरियस से बीमारी को क्योर करने के बजाय बीमारी को दबाने वाली दवाई ज्यादा दे देते हैं, लो। और तुरंत रिलीफ मिलने से पेशेंट क्या समझता है, ओकरा यहाँ दूसरा से दवाई चलाते कुछ हो रहा था। देखो इन डॉक्टर सब क्या गए, एक एक खुराक में तो दर्दे खत्म कर दिए। अरे मूर्ख, वो दर्द नहीं खत्म किया, वो तुम्हारे बीमारी को फॉर द टाइम बिंग दबा दिया है। दूसरा जड़ से इलाज कर रहा था जिसमें समय लगता है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ 3-4 साल से लोग वही करते रह गए। क्या बोलते हैं, कभी सर का वो कोर्स चलेगा, कभी सर का ये कोर्स चलेगा। आज जो मेरा फाउंडेशन पकड़े ना, वो सब अब जॉब में है। कारण क्या है कि उसमें हम बेसिक बताते जाते हैं और एक ही बार में आपका सब कुछ क्या हो जाता है, तैयार। तो लोगों को लगता है कि अरे नहीं ऐसे ही पढ़ पढ़ के निकल लो, ये सब खाली कोचिंग वाले सब फंसाते हैं। अरे भैया हम कोचिंग वाले नहीं हैं, फंसाते रहता ना तो कितना। ट्वेल्थ हो गया है जी, 11th में 17 साल उम्र है। कितना उम्र है? 17 साल। हम उसे पढ़ा रहे थे हिंदी भी अंग्रेजी में, तो पहले ख्याल आया था हमारा, कितना बता दी मास्टर साहब हो गए थे वो 17 साल के हिंदी भी अंग्रेजी हो। चलिए, खिलाफत आंदोलन देखो आ गया। शौकत अली, मोहम्मद अली भाई दोनों बताए थे ना उस समय, हमको पता नहीं था। अली बंधु यही हैं, हम उसी समय नाम बता रहे थे, अभी पता रहता था काहे ले बताते हम। हंटर कमेटी की रिपोर्ट 28 मई 1920 जलियांवाला बाग से
संबंधित। कांग्रेस किसको बनाया था अपना समिति का अध्यक्ष? जलियांवाला बाग से मदन मोहन मालवीय को। ठीक, वाह। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, और इससे पहले कलकत्ता का विशेष अधिवेशन में शुरू हुआ था कि हम लोग असहयोग आंदोलन को शुरू करेंगे। दो ही राज्य थे जिन्होंने कलकत्ता के विशेष अधिवेशन से भी पहले असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया था। कौन कौन? दो ही राज्य थे, प्रांत थे भारत में जिन्होंने कलकत्ता के विशेष अधिवेशन और नागपुर के वार्षिक अधिवेशन से पहले ही असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया था। वो दो प्रांत कौन थे बताइए? आपको तो बताना चाहिए, आप बीपीएससी फाउंडेशन में है। नागपुर का वार्षिक अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था। इससे पहले ही जो है सितंबर 1920 में कलकत्ता विशेष अधिवेशन में लाजपत राय अध्यक्ष थे और असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था कि कहा गया पारित स्टार्ट किया जाए। वार्षिक अधिवेशन में तो पारित हुआ फाइनली। कलकत्ता विशेष अधिवेशन से पहले भी दो प्रांतों ने अपने यहां असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया था, बिहार और गुजरात। बिहार और गुजरात, ठीक है। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 से। चौरी चौरा कांड हो गया था 5 फरवरी 1922 को। कैसे शुरू में स्टार देके 4 फरवरी लिखा था, याद है? अपने देखो अभी 5 फरवरी लिखे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि काट के उसको 5 फरवरी कीजिए। इस सब के चक्कर में रहिएगा तो कि घटना के बाद अशोक आंदोलन क्या हो गया था स्थगित। ठीक, हमारे यहाँ ठीक है ना। ठीक, ठीक है। अब वापस आते हैं। स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान इधर वही सब आ रहा है जी, इस लोग पहले ही देख लिए थे। 1924 सतीन सन्याल बंदी जीवन वाले। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927, देख लेना। भारत आया था 1928 में और यही अपना रिपोर्ट दिया 1929 में। तब जाकर के 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आई बस समझ में? तो 3 गोलमेज सम्मेलन में किसकी रिपोर्ट पे चर्चा होती थी? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। और इसी के कारण लाठियां चली थी। किस पर? लाला लाजपत राय पर। साइमन कमीशन भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ, जिन पर लाठीचार्ज हुआ। उनकी मृत्यु हो गई नवंबर में, जिसके कारण दिसंबर में इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या कर दी, इनके चेलों ने, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में हुआ क्या? भारत सचिव था बर्कन हेड, और उसने कहा कि तुम लोग क्या हल्ला करता रहता है कि संविधान बनाएंगे संविधान बनाएंगे, तुम लोग कहा जाएगा बना पाओगे? अभी है तुम लोग में इतनी क्षमता? उसके चैलेंज को स्वीकार किया किसने? पंडित मोतीलाल नेहरू ने। और उन्होंने अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी कि लो कि बर्कन हेड का मुंह ही बंद हो गया। और यही कारण था कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में कह दिया गया कि हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। अब या तो तुम हमारा मानो इसको नेहरू रिपोर्ट को, और नहीं तो 1 साल का समय देते हैं, हम लोग पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे। और यही कारण था कि लाहौर में 1929 में जो है मांग किया गया। और 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी क्या किए? तिरंगा फहरा दिए रावी में। और उसी के बाद जो है तुरंत असहयोग, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हो गई थी, मार्च में, नमक जो है कानून तोड़ने के बाद। बारदोली सत्याग्रह, जहां ब लिखना है वहां ही व लिख दे रहा है, और जहां व लिखना है वहां ब लिख दे रहा है। जैसे नींव लिखना है तो नींव लिख दे रहा है, समझ गए? हे प्रभु। तो बारदोली सत्याग्रह 1928। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन चला था। बारदोली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929, ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। इसी पर इन पर क्या किया? चूंकि बम फेंकने में कोई मरा नहीं था, इसलिए इन लोगों को फांसी की सजा तो दी नहीं जा सकती थी। बस जानबूझ करके भगत सिंह पर जो है लाहौर षड्यंत्र के सैंडर्स हत्याकांड को जोड़ करके और चलाया गया। इनको नहीं जाना था बम फेंकने के लिए। चंद्रशेखर आजाद जी ने मना भी किया था, लेकिन उसी में से एक ने कह दिया था कि हमको पता था कि ये खुद नहीं जाएंगे, बाकी मोहरा को भेजेंगे।
कि तुम लोग मरो फंसो तुम लोग, ठीक है। इसीलिए गुस्से में भगत सिंह जी बोले कि नहीं, अब कोई और जाए चाहे नहीं, भगत सिंह ही जाएगा। चंद्रशेखर आजाद के मानने पे भी नहीं माने और अंत में गए, और फणींद्रनाथ घोष भागलपुर वाले ने धोखाबाजी की और इन लोगों के खिलाफ गवाही दे दी। यही कारण है कि फणींद्रनाथ घोष भाग करके भागलपुर से बेतिया चले गए थे, लेकिन वहां भी जो है वैशाली के रहने वाले बैकुंठ शुक्ला ने उनको हत्या कर दी, जिनकी पत्नी जो थी राधिका देवी, अभी 95 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई है। बैकुंठ शुक्ला को बाद में 1934 में जो है गया सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दे दी गई थी। स्वाधीनता दिवस ये बता ही दिए हैं, 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव ले आए थे सब। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, ठीक है। घोषणा की गई थी 2 जनवरी को कि हम लोग क्या करेंगे, स्वाधीनता दिवस की घोषणा, लेकिन मनाया कब गया, 26 जनवरी को। तो 2 जनवरी मत याद रखना, ये सब फालतू का ऐसी पूछते, ठीक है। विकास कुमार जी नमस्कार, उसमें भी कुछ लोग हैं। नमक सत्याग्रह, हाँ, नहीं तो वहां से ये इनका आते रहता था काजल का। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 पहुंचने में लगा था, और 6 अप्रैल को जाके ये कानून तोड़ दिए थे। नमक कानून किस साल का था, नमक कानून किस वर्ष का था बना हुआ, जिसको तोड़ा था गांधी जी ने 1930 में 6 अप्रैल को? क्या नमक कानून अंग्रेजों ने कब बनाया था, जिसके अंतर्गत आप नमक नहीं बना सकते थे? 1923 में। 1923 में साल्ट लॉ बना था, साल्ट एक्ट बना था, ठीक है, जिसको तोड़ा कब गया? 7 साल के बाद। समझ में आया दीपक बाबू? अरे सूरज बाबू, हैं क्या? बिहार में भी हुआ था। बिहार में राजेंद्र बाबू बोले गांधी जी से कि भैया एक बात बताइए कि यहां तो समुद्र का पानी है नहीं, तो हम लोग यहां नमक कैसे बनाएंगे? हम लोग एक काम करते हैं कि बाकी भारत में नमक सत्याग्रह शुरू किया जाए और हम लोग यहां चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चलाएंगे। तो गांधी जी ने लगभग झिड़क दिया था राजेंद्र बाबू को कि सुनो, जितना कहा जा रहा है उतना करो, नमक बनाओ, नमक कानून तोड़ो, और चाहे धूल से ही बनाओ। यही कारण है कि छपरा में बिहारियों ने, हम बिहारियों ने क्या किया था कि धूल से नमक बना दिया था। कहने मतलब कि छपरा, तो वो जो है बाकी जगह दुनिया में समुद्र के पानी से नमक बनाया गया, हम बिहारियों ने धूल से नमक बना दिया था, ठीक है, इतना टैलेंट हम लोगों में। तो वो जो था कि राजेंद्र बाबू को इसलिए झिड़का गया कि आप अपना चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चलाइए, लेकिन ऊपर ऊपर क्या रखिए, नमक आंदोलन। कारण क्या है कि इससे पूरे देश में जाएगा कि हमारा आंदोलन एक है, हमारा आंदोलन यूनाइटेड है, पूरे इंडिया में एक है। इसके अंदर में आप चलाइए चौकीदारी कर न देने का आंदोलन, नहीं तो ऐसे लगेगा कि सब जगह ये अलग थलग है, ठीक है। तब जाकर राजेंद्र बाबू समझे कि हाँ, बात तो गांधी जी ठीक कह रहे हैं। सबने हो गया आंदोलन, ये हो गया। 6 अप्रैल 1930 से शुरू हुआ, देखो 5 अप्रैल को पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक बना के तोड़ दिया। एक ढेला उठाए और उसको फोड़ के नमक बना दिया, बस वही काम किए थे। समुद्र में नमक का ढेला पड़ा रहता था, उसको उठा के खाली तोड़ना ही तो था, नमक बन गया, हो गया नमक, अल्लो चाट लिए तो हो गया नमक, कान टूट गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, बहुत बदमाश आदमी था। गांधी इरविन समझौता उसके बाद हुआ 5 मार्च 1931 को। 4 मार्च को काट दीजिए, वो स्टार फेस्टार करने ना दीजिए, इसको लूसेंट ना है। 5 मार्च 1931, उसके स्टार मारने से कोई फर्क पड़ने वाला है? नीचे लिखा होगा भारत गजटियर, ठीक है, हाँ। तो महात्मा गजेटियर, हम लोग ये सब कुछ नहीं, जितना बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सोनिया आंदोलन शहीद करने की घोषणा, यही गांधी जी से गलती हो गई। उन्होंने जैसे ही सोनिया आंदोलन को स्थगित किया, सारा जोश जनता का क्या रहा, जाता रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी को बुलाया गया। 7 सितंबर 1931 गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया और मामला अटक गया दलित भाइयों को आरक्षण देने के नाम पर, पृथक निर्वाचन। गांधी जी कहना किसी कीमत पर नहीं, गांधी जी मारे गुस्सा के वापस लौट के आ गए, ठीक है। और जब आए तो फिर से कहें कि आंदोलन शुरू करेंगे, बस गांधी जी को पकड़ के सब जेल में अंग्रेज डाल दिए, ठीक है। यहीं से फिर हुआ था पूना पैक्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ,
और यहीं से फिर वो हरिजन सेवा संघ बनाए और 1933 में हरिजन नामक पत्रिका निकाले। कम्युनल अवार्ड सामुदायिक पंचायत की घोषणा किसने की? 16 अगस्त 1920 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने, कि हम हरिजनों को भी पृथक प्रतिनिधित्व देंगे। पुनः पैक्ट यरवदा सेंट्रल जेल में थे गांधी जी, यरवदा सेंट्रल जेल में 24 में 1932 को गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, ठीक है, जिसमें कहा गया कि हम दलित भाइयों के लिए पृथक निर्वाचन नहीं देंगे, बल्कि हम उनके सीटों की संख्या क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। हाँ, यरवदा जेल, यारवाड़ा बोलते हैं लेकिन हम लोग यरवदा ही बोलते हैं उसको, ठीक है। वाड़ा बोल देते हैं, जैसे कैसे मराठवाड़ा मुंबई में, वहां का टोन में बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ के टोन में क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं ना भटिंडा, लेकिन पंजाब में बोलते हैं बठिंडा, ठीक है। हम लोग बोलेंगे जालंधर, वो जलंधर, ठीक है, तो अंतर है। तो अब वो बोलेंगे येरा, तो येरवाड़ा, ठीक है, हम लोग बोलते हैं येरवाड़ा अंग्रेजी वाला, तो इसलिए चलता है। वहां के लोग तो वैसे बोलते ही हैं। हम लोग बोलेंगे थाने, पुणे, वो बोलेंगे पुणे, थाने, ठीक है, तो उनका अपना टोन है। पूना पैक्ट यरवाड़ा सेंट्रल जेल में एक समझौता हुआ 24 नवंबर 1932 को, जो स्पीकर के अपना ये तोड़ दिए, और इसमें दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन पाने को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले कितना स्थान रखा गया? 148, कहीं कहीं 147 लिखा रहता है। ठीक है, आंदोलन घटना में आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से यह हो जाएगा, माने स्वतंत्रता दिला करके समाप्त कर दिया जाएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 1932 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। यहां पर ये जो बिल्डिंग नहीं है उस अशोक राजपथ पर, अंजुमन इस्लामिया हॉल, ठीक है, इसमें जयप्रकाश नारायण, मीनू मस्तानी और एसएम जोशी, इसी में आप लिख लीजिए आचार्य नरेंद्र देव, उन्हीं को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। आचार्य नरेंद्र देव। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मुक्ति दिवस, इमेंसिपेशन डे, इमेंसिपेशन याद है ना, इमेंसिपेशन डे 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग के द्वारा और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र बनाया गया। ये जानबूझ के यहां पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर छोड़ दिया है, ठीक है, जबकि मुस्लिम लीग के साथ साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी जो थे वो भी मुक्ति दिवस मना रहे थे। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार को छोड़ के, बिहार सरकार पहले ही इस्तीफा दे दी थी राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर, बाकी प्रांतीय कांग्रेस सरकारों ने भारत को जबरदस्ती विश्व युद्ध में खींचे जाने के कारण जो है इस्तीफा दे दिया था। इसीलिए मुस्लिम लीग और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत खुश हुए कि भल्ले गए सब, और कहा कि भैया हम लोग को मुक्ति मिली इनसे, कांग्रेस की सरकार से, तो बनाया मुक्ति दिवस, ठीक है, इमेंसिपेशन डे, बहुत खुश हुए। पाकिस्तान की मांग की है ये सब। आप 24 मार्च 1940, 23 मार्च कर लीजिए, 23 मार्च कर लीजिए, क्या कहें हम इसको, मेक इट 23rd ऑफ मार्च। इस सिल्ली मिस्टेक क्या है कर रहा है लूसेंट, क्या चाहता है, अपना बर्बाद करना क्या? इससे बढ़िया तो हम बुक लिख दे। 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, लेकिन कोई खरीदेगा नहीं, दिक्कत यह है। और लूसेंट को सब आंख मूंद पे खरीद लेते हैं। लूसेंट के क्लास के नाम पे 25 को एडमिशन हो गया, बताइए ऐप में। ठीक है, जनता की डिमांड है भाई, दिखेगा वही बिकेगा। अब अगस्त प्रस्ताव, लिनलिथगो, अच्छा लिखा हुआ है 8 अगस्त 1940, हम यहीं से बोले लिनलिथगो, हमको लगा खाली तब देखेगा, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 1942, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, 23 मार्च को आए थे, याद रखिएगा 23 मार्च, हर बार 23 मार्च आ रहा है। भारत छोड़ो प्रस्ताव, देखो फिर 8 अगस्त आ गया। अगस्त प्रस्ताव भी कहां, देखो ये भारत छोड़ो प्रस्ताव भी कहां, 8 अगस्त, ठीक है। शिमला सम्मेलन 25 जून, गर्मी का टाइम था, तो सम्मेलन कहां होगा, शिमला में, ठीक है, राजनीतिक लोगों का सम्मेलन हुआ था। अब जानबूझ के यहां शिमला में जो ये थे हम लोग के, क्या नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना, वो कहना कि भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि मुस्लिम लीग है। और गांधी जी गए हुए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष 1940-1945 तक माका थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और इसलिए रखा गया था कि मुस्लिम लीग बार बार कह रही थी कि हम ही हैं मुस्लिमों के प्रतिनिधि, तो कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष का चुनाव कराना बंद करा दिया और कहा कि विश्व युद्ध चल रहा है इसलिए हम लोग नहीं करा रहे हैं। तब पहला विश्व युद्ध काहे करा रहे थे, उस समय भी रोक दिए होते, तो मैंने लग रहा था कि बम इन्हीं पर गिर रहा था कि कांग्रेस सम्मेलन नहीं हो रहा था। और ग्वालियर टैंक मैदान में 1942 में अगस्त क्रांति प्रस्ताव देने के लिए सम्मेलन कर सकते थे। तो ये
कलाम साहब को जानबूझ करके आजाद जी को, मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बना के रखा गया था ताकि ना मोहन अली जिन्ना को चिढ़ाया जा सके, लिबी लिबी किया जा सके कि ले, ठीक है। कि अब शिमला सम्मेलन में जैसे ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा मुस्लिम लीग ही भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हंसने लगे। हम गांधी जी थे वहां, लेकिन जानबूझ के उस सम्मेलन में गए ही नहीं चिढ़ाने के लिए। किसको भेज दिए? मौलाना अबुल कलाम। बस जिन्ना कहे कि भाड़ में जाओ तो शिमला सम्मेलन खत्म, ठीक। और फिर यहां देखो नौसेना का विद्रोह हो जाता है 18 फरवरी, HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा। हर मैजेस्टी, ठीक है, या हिज मैजेस्टी, सम्राट हैं तो हिज मैजेस्टी, महारानी हैं तो हर मैजेस्टी, इंडियन शिप तलवार 1946 के में सैनिकों द्वारा 18 फरवरी को। इसमें भी BC दत्त थे, इसके मुख्य ये थे, और भी लोग थे, कुछ लोग। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी 15 मार्च 1946 को कि भैया हम लोग भारत को स्वतंत्र कर देंगे, चिंता मत कीजिए। कैबिनेट मिशन को भेजा गया, देखो फिर 24 मार्च, यहां पर 23 मार्च 24 मार्च ये चल रहा था डेट। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य आ गए, सर पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर जो थे वो नेवी के अध्यक्ष थे। सर पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष सर स्टीफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन कब हुआ? 16 मई 1946 को। इसके 2 महीना बाद तुरंत चुनाव हुआ, जुलाई 1946 में। अब जब चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, तो मुस्लिम लीग जो है वो अधिकांश मुस्लिम लीग की तो सीट को जीत गई, लेकिन जो जनरल सीटें थी उसमें अधिकांश को किसने जीता? कांग्रेस ने। अब मुस्लिम लीग को समझ में आ गया कि हम केवल मुस्लिमों के सीट पर जीत रहे हैं, जनरल सीटों पर कौन जीत रहा है? कांग्रेस। और इसीलिए कहा कि अब बिना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के अब हम लोग को नहीं मिलने वाला है, और इसीलिए क्या मनाए? डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। एक ही दिन में कोलकाता में हजारों हिंदू जो है काट दिए गए। 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी के नेतृत्व में ये उपाध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष कौन थे उसके? वेबल, ठीक है, लॉर्ड वेबल। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन को भेजा गया। उसके बाद 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। इसीलिए माउंटबेटन प्लान को हम लोग मन बाटन प्लान भी कहते हैं। इसको बाल्कन प्लान और इसको डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। बाल्कन प्लान और इसको डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपका माउंटबेटन योजना जो है ये क्या कहलाता है? बाल्कन योजना भी, ये कहलाता है डिकी बर्ड योजना भी। बाल्कन, जैसे युगोस्लाविया को काट दिया गया था बाल्कन देशों में, बाल्कन योजना के अनुसार युगोस्लाविया को बांटा गया था। डिकी बर्ड भी ऐसा ही प्लान था। तो इसके बारे में पढ़े थे, अभी दिमाग में उतर गया, तो हम बता देंगे इसको भी कभी, ठीक है। तो इसको क्या कहते थे? बाल्कन प्लान, BALKAN, बाल्कन, ठीक है। युगोस्लाविया का जो भी हुआ था डिकी बर्ड, ये भी उसी से रिलेटेड था, इंग्लैंड का है। इसको एक तरह से स्लैंग के रूप में यूज किया जाता है, किसी को चिथड़ा चिथड़ा कर देने को डिकी बर्ड टाइप का कहते हैं, ठीक है। और ये आपका माउंटबेटन, और दूसरा हिंदी में हुआ मन बाटन, मन बाटन। 3 जून को आया। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को। भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति कब बने? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को ये शपथ लिए। और भूदान मूवमेंट चला 1800 अप्रैल में। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। तेलंगाना में शुरू पोचमपल्ली नलगोडा में भूदान मूवमेंट। इसमें कई जमींदारों ने आगे चल के जमीनें दान में दी थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी, रामचंद्र रेड्डी ने। हो गया ना? चलिए, अरे बाप रे बाप, अब कल इसको कराते हैं, ठीक है ना? बहुत है। मंडे 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 कल टेस्ट है। कल क्या है? कल 4 बजे टेस्ट है, आ जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसको हम लोग मंडे को कराएंगे, ज्यादा धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा इस